नमस्कार, मैं विवेक राय। आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं पीओवी। आज हमारे साथ ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र नेता के रूप में करी। 1980 से कांग्रेस में आज तक रहे, जिन्होंने बाढ़ देखी, सूखा झेला, सिंधिया जाते देखे, कमलनाथ चढ़ते उतरते देखे। मतलब कई नेता आए गए, लेकिन ये नेता पार्टी में बने रहे और पॉलिटिक्स में भी। हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश चोकसे जी। तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले कुछ पुरानी यादें ताजा होने से, क्या आपने पहला चुनाव जब लड़ा, उसके पहले आपका जो राजनीतिक करियर था वो शुरू कहाँ से हुआ? सबसे पहले महाराजा शिवाजी राव में हम लोग पढ़ते थे और वहीं पर छात्र संघ के चुनाव होते थे, तो वहाँ भी पहले कक्षा प्रतिनिधि, उसके बाद सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। आपके जीवन में तो स्कूल से शुरुआत हो गई थी। स्कूल से? हाँ, और उसके बाद फिर चोकसे पैनल के नाम से हमारी पैनल लड़ती थी महाराजा शिवाजी राव में। उसके माध्यम से फिर चूँकि साइंस सब्जेक्ट था हमारा, तो गुजराती साइंस कॉलेज में हमारा एडमिशन हुआ। होलकर कॉलेज में उस समय उतना परसेंटेज नहीं था, इसलिए हो नहीं पाया था। तो गुजराती साइंस कॉलेज में पहले साल में हम CR+ एग्जीक्यूटिव बन गए, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि फिजिक्स केमिस्ट्री में हम पास ही नहीं हो पाए। तो फिर आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में चले गए और वहाँ भी फर्स्ट ईयर में जाते से ही चुनाव, वहाँ भी जाते से CR लड़े और वहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव मेंबर बन गए। तो ऐसे धीरे धीरे सन्ने सिलसिला जारी रहा। छात्र राजनीति से फिर कांग्रेस पार्टी आ गए। सन 1980 से युवा नेताओं को जब आपने तैयार किया, तो कांग्रेस और बीजेपी की एक सवाल आता है कि क्या उन्हें पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में उन युवा नेताओं को इतनी इज्जत मिलती जितनी बीजेपी में मिलती है? नो डाउट, वो एक समय अलग था, ये समय अलग है। निश्चित रूप से उस समय राजनीति परफॉर्मेंस के आधार पर होती थी कि कौन कितना कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, कितना समझ रहा है, किस तरीके से इसको आगे ले जाना है। अब वो राजनीति का चरित्र बदल गया जी। उस समय अच्छे लोगों को आगे बढ़ाना नेताओं का एक ध्येय होता था। आजकल समझदार लोगों को आगे से पीछे खींचने का एक ट्रेंड आ गया है, तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। जो पुरानी बात के अलावा अगर 2018 के चुनाव की बात करें, तो आपको लगता है कि 18 में जो कांग्रेस को जो जीत हासिल की थी वो सिर्फ एक विरोधी थी या वो जन भावना थी? नहीं, देखो, सरकार जब भी बनती है किसी भी पार्टी की हो तो जन भावना से बनती है, वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, अदर दलों की हो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उस समय कमलनाथ जी में मध्य प्रदेश की जनता ने एक नया रूप देखा था। काम करने की उनकी शैली, स्वयं का विजन, और जिस तरीके से उनने देश में विभिन्न पदों पर काम किया, विभिन्न पद मतलब कैबिनेट स्तर पर काम किया, और उसमें कोई भेदभाव नहीं किया। बीजेपी की सरकार थी तो भी मुख्यमंत्री अगर उनके पास जाता था तो वो उतने ही फंड अलॉट करते थे जो कांग्रेसियों को गवर्नमेंट में करा करते थे। तो उनका स्वयं का एक विजन था और जनता कमलनाथ के चेहरों को देखकर एक बार कमलनाथ जी का नेतृत्व में सरकार बनाना चाहती थी और वो बनी थी। आपने सज्जन सिंह वर्मा जी के साथ काम किया, कमलनाथ जी के साथ काम किया, दिग्विजय सिंह के साथ जी काम किया, इन तीनों के साथ काम किया, तो सबसे बेहतर राजनीतिक स्वभाव और व्यवहार किसका है? अभी तो फिर कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी। कुल मिला के देखा जाए तो कमलनाथ जी, मैंने बताया, स्वयं का उनका एक विजनरी मैन है ना। सज्जन वर्मा जी अपने आप में एक तेज तर्रार और अपने ही दल के खिलाफ बोलना, अगर गलत है तो, और अगर सही चल रहा है तो उनकी तारीफ करना, ये एक विशेषता सज्जन वर्मा जी से हम लोगों ने सीखी कि निश्चित रूप से जो चल रहा है वो जनता के हित में होना चाहिए, और जिस जनता ने हमको जो विश्वास करके चुना है या जनप्रतिनिधि बनाया, या जनता की ये पसंद है या जनता की मांग है और जनता को इसकी ज़रूरत है, तो उसके लिए लड़ाई लड़ना, वो चीज़ उनसे सीखी। निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी नेता और कार्यकर्ताओं के नेता थे। उनकी नज़रों में होता था कि यार ये NSUI है, ये यूथ कांग्रेस है, ये महिला कांग्रेस है, मतलब उन संगठन में चूँकि वो पहले अध्यक्ष रहे
और उनके अध्यक्ष कार्यकाल में ही उन्होंने इतनी मेहनत करी कि वो सरकार के रूप में परिवर्तित हो गए। तो उनको संगठन का महत्व था। मैं बेसिकली उनको संगठन का आज भी सबसे अच्छा और वरिष्ठ नेता मानता हूँ। तीनों अपनी अपनी जगह पे अपने स्थान पे, स्टैंड पे हैं। हाँ, अपना किसी अपना अपना सबका अलग अलग महत्व है। अच्छा, जैसे कांग्रेस आज भी संविधान, धर्मनिरपेक्षता और समानता की बात करती है, तो क्या ये मुद्दे आज की राजनीति में कमजोर हो गए हैं पूरी तरह से? नहीं, एक्चुअल क्या हुआ, आज का जो यूथ है उसको गुमराह कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये तो कांग्रेस पार्टी का संविधान में लिखा हुआ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमें उन सब वर्गों के लिए काम करना है जो हिंदुस्तान में रहते हैं। यह नेहरू जी, गांधी जी, इंदिरा जी, राजीव जी के समय से चले आ रहा है। और मैं इस बात से खुश हूं कि मैं ऐसी पार्टी में हूं कि जो अपने सिद्धांत नहीं बदल रही। जब कमलनाथ जी की सरकार गिरी तो आपको व्यक्तिगत रूप से जो तकलीफ हुई वो किस बात से ज्यादा हुई कि ये चीज तो आघात नहीं होना था? निश्चित रूप से लंबा समय बाद, मैं सोचता हूँ कि 15 साल बाद, जब एक हर आदमी की एक इच्छा होती है कि हमारी सरकार कैसी हो, या सरकार में कार्यकर्ता का महत्व क्या हो, और कार्यकर्ता उससे क्या पाए और कैसे अपने लोगों की मदद करे। तो निश्चित रूप से दुखद घटना थी जब कार्यकर्ता को 15 साल के लंबे अंतराल के बाद कुछ आशा जगती है और उस बीच में सरकार गिर जाती है। तो निश्चित रूप से उससे दुखद घटना एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए मैं नहीं मानता। अच्छा, जैसे कि अभी बात हुई कि 15 साल बाद अगर कोई चुनाव होता है, तो एक सवाल ये भी आया कि आपने कई चुनाव लड़े, कई देखे, लेकिन आपका कौन सा चुनाव था जहाँ कांग्रेस की हार आपको दिल से लगी? पहला, आखिरी, कोई सा भी संभव? देखो, आप क्या, मैंने बताया ना आपको कि पिछला राजनीतिक चरित्र और राजनीतिक चरित्र में बहुत अंतर आ गया। उस समय जो चुनाव होते थे निष्पक्ष होते थे, है ना, और ऐसे कोई कंपटीशन भी नहीं होती थी कि यार ये भाजपा का है, ये कांग्रेस का है। जो 15-20 दिन का चुनाव, महीने भर का चुनाव रहता था, उसी में पार्टी लेवल पे बातें होती थी, है ना। दुख जब होता है जब कोई अच्छा व्यक्ति चुनाव हार जाता है, जैसे सयन वर्मा जी अभी ये वाला चुनाव हार गए। काले समय से जैसे ही राजनीति खत्म हुई, पार्षद बन गए। पार्षद का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, एमएलए बन गए। 7 बार एमएलए रहे, 1 बार सांसद रहे। और मेरा ऐसा कहना है कि 73 ईयर ओल्ड मैन मिस्टर सज्जन वर्मा, तो निश्चित रूप से वो उनके क्षेत्र में काम तो बहुत ईमानदारी से कर रहे थे। बेबाकी से बोलना अगर गलत है तो फिर गलत है। तो निश्चित रूप से वो चुनाव मेरे लिए, ये वाला सयन वर्मा जी का हारना, ऐसा लगा कि यार आदमी ने पूरा जीवन इंदौर से जाके सोनकच्छ को दे दिया, है ना, देवास जिले को दे दिया। और उसके बाद निश्चित रूप से उनकी वापसी जो होना थी वो ठीक नहीं हुई। तो उनका चुनाव हारना निश्चित रूप से बहुत दुखदायी था। मेरे लिए तो था, उनके लिए तो हो गई, स्वाभाविक है। तो क्या कांग्रेस को वैसा नहीं करना चाहिए कि नए चेहरे और पुराने विचारों पे अपनी पॉलिसी अपनानी चाहिए? तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को मारना पड़ेगा, पुराने नेताओं को, और निश्चित रूप से नए ब्लड को मौका देना पड़ेगा, नई सोच के साथ, नई तकनीक के साथ। आज आईटी और ये वाला जमाना आ गया। उस समय बीए, बीकॉम, एमए, एलएलबी इसका एक जमाना हुआ करता था। तो बहुत चेंज हो गया। जो किताबें हम पढ़ते थे, आज हमारे बच्चे अगर उस किताब को पढ़ते और हम देखते हैं तो निश्चित रूप से हमको ही समझ में नहीं आता कि ये कोर्स है क्या। तो जिस तरीके से चेंज हुआ है उस तरीके से युवाओं को तो मौका मिलना ही चाहिए। आपको नहीं लगता एमपी में कांग्रेस ने किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को के साथ ऐसा क्या किया जो बीजेपी आज तक मैच नहीं कर पाई इस पूरे 15 से 20 साल के अंतराल में? देखो, किसानों के लिए कांग्रेस ने जितने काम किए, आपको ये मालूम है कि ये देश 70% कृषि प्रधान देश था जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि नेहरू जी का जमाना तो मैंने नहीं देखा, गांधी जी का, लेकिन इंदिरा जी के समय कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा होश था। तो निश्चित रूप से किसानों के लिए उन्होंने भी खूब काम किया, राजीव जी ने भी बहुत काम किया। आज भी हमारे जो नेता प्रदेश के स्तर के, कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, अरुण यादव जी हो, सुभाष यादव जी, डेथ हो गई, सबसे बड़े सहकारिता के भी नेता थे, कृषक नेता भी थे सुभाष यादव जी। तो उनका एक ही भय रहता था कि हमारा किसान कैसे सुरक्षित रहे, उसकी फसल का सही दाम कैसे आए, उसको बिजली कैसे प्राप्त हो। ये सारी चीजों के लिए कांग्रेस ने बहुत काम किया। अभी आप महिलाओं की बात कर रहे हो तो आप देख रहे हो क्या हो रहा।
20 साल कंटिन्यू प्रदेश में हो गए, 11 साल दिल्ली सरकार को हो गए। इस सब चीजों में सबसे सर्वाधिक जो नुकसान मैं मानता हूँ, पुलिस का खौफ खत्म हुआ, प्रशासन की नाकामी, और उनका भी खौफ नेताओं के कारण खत्म हुआ। उन पर प्रेशराइज पॉलिटिक्स, आर्थिक मामला जो भी हो, अन्य अन्य मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि एक सार्वजनिक मंच भी है टीवी। तो जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस सरकार में अगर इसका ग्राफ उठा के देखो तो बहुत अंतर दिखेगा, आपको स्वयं को दिखेगा। और जनता को अगर उसका आकलन सही तरीके से कांग्रेस कराएगी तो उनको भी दिखेगा और कांग्रेस को भी फायदा होगा। ये करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। इंदौर के अंदर आपके अनुसार कांग्रेस पार्टी के कितने कार्यकर्ता जमीनी स्तर से हैं? तो सब जमीन पे ही है। 16-17 साल हो गए, सरकार नहीं है। 1.5 साल बीच में आई थी, समझने में समय हो गया। मैंने क्या बोला, कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश में आए तो उनका खुद का एक विजन था, उनके एक दिल्ली की राजनीति का टेस्ट था। मध्य प्रदेश की राजनीति और दिल्ली की राजनीति में बहुत अंतर था। जब तक वो जमीन स्तर पे आते, जैसे हमारा 20 सूत्री कार्यक्रम था, उसमें अन्य अन्य विभाग होते थे, उसमें नीचे के कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता था, वो उसके सदस्य होते थे, आम जनता के पास वो पहुंचते थे, काम करवाते थे, तो वो आम जनता कांग्रेस से जुड़ती थी। जब कमलनाथ जी ये सब सोच ही रहे थे और सरकार गिर गई तो कार्यकर्ता तो फिर जमीन पे ही रह गया। तो आज भी जो कांग्रेस का नए कार्यकर्ता है, मूल स्वरूप, जिनको भागना था वो भाग गए, जिनको लोभ था, लालच था, अपना धंधा बचाना था, वो सब कांग्रेस छोड़ के भाग गए। लेकिन जो कांग्रेस के मानने वाले लोग हैं, वो कर्मठ लोग, आज भी कांग्रेस के साथ, जमीन के साथ ही खड़े हुए हैं। फिर भी एक आंकड़ा लिया जाए तो इंदौर के अंदर कांग्रेस का कितना जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की एक संख्या हो सकती है? मेरे हिसाब से देखो भाई, जो पार्षद बन गया, विधायक बन गया, वही जगह छोड़ देता है ना। उसमें से भी कुछ अच्छे लोग रहते हैं जो जमीन के लोगों का ध्यान रखते हैं। तो कांग्रेस की मूल पूंजी जमीनी कार्यकर्ता है, ऐसा मैं मानता हूँ। आंकड़े भी कोई बात नहीं, आंकड़े में कैसे बता पाऊंगा यार, करोड़ों लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। आंकड़े पे अगर जाएंगे तो वो मेरे समझ से परे है। लेकिन कांग्रेस की मूल पूंजी जो है वो जमीनी कार्यकर्ता ही है, और वही चलाते भी हैं कांग्रेस को। 2024 के संसदीय चुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशी के सपोर्ट के अलावा नोटा को सपोर्ट करा। मोटा मोटा अगर मैं भी देखूं तो एक शहर के अंदर मुश्किल से मुश्किल 5 लाख 6 लाख कार्यकर्ता कांग्रेस के रहते हैं। जीतू पटवारी से लेके पूरे कांग्रेस ने कैंपेन चलाया कि हम नोटा को सपोर्ट करेंगे। फिर भी नोटा की कुछ 2 लाख समथिंग 18,674 कुछ वोट सपोर्ट हुआ। कैंपेन विफल रहा कांग्रेस का पूरा। नहीं, आप रोज मरा का जो काम कर रहे हो, या तो बहुत सारे जो अशिक्षित लोग हैं वो या कमल का फूल मानते हैं या पंजा मानते हैं, है ना। दूसरे प्रदेश में जाओ तो साइकिल मानते हैं, चरखा मानते हैं, सब दूर अपना अपना टेस्ट है। अब ये दुर्भाग्य इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि बातों में खत्म होने वाला नहीं है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को ही हाईजैक कर लिया गया। और भाई इतना डर किस बात का? हम खुद मान रहे थे कि नहीं यार बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस ही मानते थे और बोलते भी थे, और जिसको लड़ना उसको भी मालूम था कि नहीं यार जीतना मेरा बहुत मुश्किल है। तो ये कौन सा तरीका हुआ कि आप प्रजातंत्र और लोकतंत्र को खत्म करके उसका गला घोट के और सामने वाले पार्टी के प्रत्याशी को हाईजैक करके उसका नाम वापस करा के बाकायदा एक मंत्री, एक विधायक, कई पार्षद उसके सुरक्षा गार्ड में चल रहे हैं। तो ये क्या संदेश है इस देश में? क्या संदेश देना चाहता है बीजेपी के नेता, यही समझ में नहीं आता और वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। ये मीम्स बड़ा चला था उसमें कि जब वो घोटाले और इन सब की, जब इन बीजेपी और कांग्रेस में जब वो तख्ता पलट वाला जो प्रत्याशी का मूवमेंट था, उसमें क्या इमेज खराब हो जाए, धांधली में नाम आ जाए, बीजेपी में चले जाओ, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में सब क्लियर हो जाता है। अब अपन आएंगे ना तो देखा जाए तो ये देश की राजनीति मशीनीकरण चुनाव पे चल रही है। अगर इसको आप सच मानो तो इसको विदेशों में बंद कर दिया गया हो मशीन से चुनाव। जिन लोगों ने ईवीएम, जिनने शुरुआत इससे की थी, मैं मानता हूँ
राजीव गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी, उनकी एक अलग सोच थी, कंप्यूटर युग लाना, लैपटॉप लाना, मोबाइल लाना, ये करना, मतलब 21वीं सदी का वो सपना देख रहे थे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उनसे गलती हो गई है, ईवीएम लाके उसका भुगतान कांग्रेस आज तक कर रही है। अब एक रैपिड फायर गेम खेलेंगे, इसमें हमारे कुछ टीम मेंबर्स ने सवाल दिए हैं, जिसमें आपको कुछ एक लाइन समथिंग कुछ सवाल है कि सबसे ज्यादा राजनीतिक चालाक नेता कांग्रेस में आपके हिसाब से कौन रहे? पॉलिटिशियन तो सभी चालाक होते हैं, किसी का नाम नहीं आएगा। हाँ क्या मतलब नाम से, बहुत सारे लोग हैं, अब के नाम लेने बैठेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। बीजेपी का एक नेता जिसे आप निजी तौर पर सम्मान देते हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी में व्यक्तित्व? कुशाभाऊ ठाकरे जी। अच्छा, जो नहीं है उनका नाम दे देंगे तो थोड़ा नहीं, एक्चुअल क्या है, ये लोगों के अपने एक सिद्धांत है। हाँ। और उनका सिद्धांत ये जैसे हम किसी काम से जाए तो हमको भी बिठा के सम्मान देते थे, अगर उनका पार्टी का नेता नीचे बैठा तो हमको समकक्ष बिठाते थे कि भाई कांग्रेसी क्यों आया मेरे पास। और वो सिद्धांत आधारित पॉलिटिक्स करते थे कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये गलत है और ये सही है, उसका निर्णय करते थे। अब ऐसे लोग नहीं बचे। कांग्रेस में सबसे अंडररेटेड नेता जिनको जो छवि होना चाहिए थी आज वो छवि नहीं हो और उसके अंतराल में ही हो रहा है। कांग्रेस देखो, नेता तो छवि वाले ही नेता बनता है, छवि खराब होगी तो नेता बन ही नहीं पाएगा। जैसे अंडररेटेड मतलब जो उनकी एक स्केल होना चाहिए कि इतना तो ये डिजर्व करते हैं, बट इनको इतनी सम्मान, इतनी इज्जत, इतना वो नहीं मिल पा रहा है कि जितनी उनकी वास्तविकता में होना चाहिए। मैंने बोला ना, तकनीकी प्रॉब्लम। अच्छा, तो भी इस पे डाल देंगे। और कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत क्या है? विचारधारा, संगठन या चेहरे? संगठन। हर पार्टी जिसके पास संगठन है, विचारधारा उसकी है, सारी चीजें संगठन के साथ ही आती है। अगर आपको एक भी विभाग चलाने का मौका मिले कोई सा, तो आप कौन सा विभाग चलाएंगे? जिसमें जनता का फायदा हो, जो जनता पसंद कर रही हो, जनता तकलीफ में हो, तो उस विभाग का उद्धार करो और उस विभाग में ऐसा काम करो जिससे जनता को फायदा हो जाए। ये एक ड्रीम होना चाहिए अच्छे नेता का, मेरा ऐसा मानना है। ये तो जनहित की बात है। 2020 में जब कांग्रेस पार्टी गिरी और इसमें अगर आपको रोकने का एक मौका मिलता तो आपका क्या प्रयास होता? जहां पार्टी मौका देती है बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, संगठन को बढ़ाने का, नए लोगों को जोड़ने का और आम जनता के हितार्थ जो काम कर सकते तो उस पूरे काम को अंजाम ईमानदारी से देते हैं। नहीं, जो सरकार गिरने का जो मौका लगा था, मेरा सवाल अभी वही रहेगा कि सरकार गिरने से कैसे रोका जा सकता था आपके प्रयास? नहीं, सरकार गिरने से मैंने क्या बोला, राजनीति में प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, अति प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए, महत्वाकांक्षाएं होना चाहिए, अति महत्वाकांक्षाएं नहीं होना चाहिए। अगर कुछ नेता अति महत्वाकांक्षा की तरफ बढ़ रहा हो तो निश्चित रूप से वो गलत है। लेकिन अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री या सरकार चलाने वाले या संगठन के लोग किसी नेता को व्यक्तिगत तौर पर परेशान करते हो और वो इतना फजल्ट हो जाए या उसने विचार ही कर लिया कि मुझे जाना, जैसे बोलते ना कि जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, तो जिनको जाना था वो चले गए जो हैं, लेकिन जो लोग गए उनने भी क्या पाया, उनकी क्या हालत है और आने वाले समय में क्या हालत होगी। भाई संगठन एक माँ की तरह है, जिस पार्टी ने आपको सम्मान दिया। जैसे मेरे पिताजी मिल में काम करते थे, इंदौर शहर 50 लाख लोगों के आसपास का हो गया। उस 50 लाख में अगर मुझे 5 लाख लोग भी पहचान रहे हैं तो ये कांग्रेस पार्टी की वजह से पहचान रहे, मेरे खुद की वजह से मेरा कुछ भी नहीं है। तो संगठन के साथ जिसने धोखा किया उसको उसका प्रतिफल मिलेगा और समय आएगा तो अपन सब देखेंगे, देख ही रहे हैं अभी अन्य नेताओं की क्या हालत है, कौन काय में लगा है, कोई किस में लगा है, सब कोई अब देखो एक दाग तो ही जाता कि आप रणछोड़दास हो, जैसे चुनाव से हट गए तो अच्छे बम, जो लोग कांग्रेस से चले गए है ना, उनने क्या रहे यार ये दोगले हैं। कांग्रेस से चले जाने में बहुत अच्छा सवाल याद है कि कुछ समय पहले अखबारों की सुर्खियां हुआ करती थी कि एक फलाने नेता है, नाम मैं भी नहीं लेना चाहूंगा, मैं भी दौर में करियर में है, कि बहुत बड़े नेता हुए जिनके ऊपर किसी रीजन से उनको करोड़ों रुपए का जुर्माना भरना पड़ा, फिर वो बीजेपी में आ गए। अब उनके ऊपर वो जुर्माने की कोई खबर हम लोगों को किसी प्रकार से देखने को नहीं मिलती। तो इस टाइप की क्या चीजें हो जाती है? तो कहीं मैंने बोला ना, कहीं लोग सत्ता की लोभ लालच में चले गए। सहन शक्ति होना चाहिए।
कि आज 20 साल से सरकार नहीं है तो हम परदेसीपुरा चौराहे पे खड़े हैं या शहर के अन्य किसी चौराहे पे खड़े हैं और कांग्रेस के लिए जितना कर सकते हो उतना ईमानदारी से उससे अधिक करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अपना धंधा बचाने के लिए, कुछ लोग विपक्ष पसंद नहीं करते हैं, उन्हें एक सरी का माहौल चाहिए। तो वो जो जिन नेताओं के बारे में भी आप बोल रहे हो वो किस स्थिति में है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि वो क्यों गए और जाने के बाद किस स्थिति में है। मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग कांग्रेस से भागे हैं उनको भाजपा ने इतना प्रेशराइज कर दिया। अब चूंकि वो उनके काम धंधे उस टाइप के हों या कुछ लीक पोल हो, तो बीजेपी हर तरीके के हथकंडे खेल के कांग्रेस में सेंध लगाने का प्रयास किया और उसमें जो लोग जाने वाले थे वो चले गए। और मुझे ऐसा अब लगता है कि यहाँ ठहराव आ गया है, अब ठहराव आ चुका है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से भाजपा इस सरकार को संचालित कर रही है उसमें आपने मुझसे पूछा तो किसान परेशान है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गए हैं, है ना। एक लाडली बहन और ये वो जो तुम चला रहे हो, हम उसका कोई विरोध भी नहीं करते हैं, लेकिन सरकार की क्या स्थिति है इस पे भी सरकार को विचार करना चाहिए। हर महीना करोड़ों रुपए का लोन लिया जा रहा है जो आप, हम और आम जनता के लिए एक बोझ बनते जा रहा है। आप भी ऋणी होते जा रहे हैं, हम भी ऋणी होते जा रहे हैं, आम जनता ऋणी होती जा रही है। पब्लिक को भी ये चीजें समझना पड़ेगा। सबसे ज्यादा कोई राजनीतिक सीख मिले किसी एक नेता से तो वो कौन, किसका नाम आना चाहिए? हर पार्टी में, वो किसी भी पार्टी के हो सकता है। चरित्रवान हो, आम जनता के लिए समर्पित हो, इस प्रकार एक आइडियल नेता होना चाहिए। अगर आप आइडियल सोच रखते हो तो आइडियल, और फिर आप दूसरे प्रोफेशनल सोच रखते हो तो प्रोफेशनल। सबकी अलग अलग पसंद, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि इस टाइप के लोग राजनीति में होना चाहिए। बीजेपी से कोई चीज जो कांग्रेस को सीखनी चाहिएगी तो क्या रहेगी? षड्यंत्र सरकार गिराओ, उनके लोग तोड़ो, अब ये सब चीजें तो सीख नहीं सकते हैं। तो मेरा ऐसा मतलब कांग्रेस की 140 साल पुरानी एक अपनी विचारधारा है, उस विचारधारा पे कांग्रेस आगे बढ़ेगी। सरकार और इसका मोह नहीं होना चाहिए। आम जनता के लिए जो आप अच्छा कर सकते हो करना चाहिए। कुछ सवाल हमारे सिर्फ यस और नो में रहेंगे, ये जो बस हमारा, क्या कांग्रेस में आज की जनता की आवाज सुनी जाती है? हाँ, कमलनाथ 2028 के सीएम का चेहरा होंगे, हो सकते हैं, संभावित। राहुल गांधी को आप पर्सनली जानते हैं? हाँ। तो क्या राहुल गांधी अब नेतृत्व के नेता रह गए या मजबूरी के? नहीं, नेतृत्व राहुल गांधी की एक अपनी क्षमता भी है। अभी भी कांग्रेस में गुटबाजी जारी है 100%। आपको लगता है कि एमपी में 2024 की जो हार होगी वो रिवर्सेबल हो सकती है? निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। एक शब्द बीजेपी के लिए, रणनीति या प्रचार? अब रणनीति भी नहीं और प्रचार भी नहीं, अब इवेंट की राजनीति बीजेपी में। कांग्रेस संघर्ष या विचार? विचार। सिंधिया को मनाया जा सकता था? हाँ, दुनिया में किसी को भी मनाया जा सकता और सिंधिया भी हो सकते थे। आप मानते कि युवा नेताओं को जरूरत है कांग्रेस को? आने वाला समय युवाओं का जो ध्यान है वो कांग्रेस की तरफ ही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसका अपना एक स्वयं का विचार, संविधान, ये सब एक विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी संस्था है ये। तो इसको जिंदा रखने के लिए क्या चीजें ज्यादा जरूरी है, विचार, नेता या संगठन? नहीं, देखो, सब चीजों का अपना अपना अलग महत्व है। विचार तो है ही कांग्रेस के जो हमारे पूर्वज दे गए हैं। संगठन मजबूत होना चाहिए, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे विचारों के होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। सब तालमेल मिलके एक मुट्ठी बनती है और वो संगठन होता है, यूनिटी, एकता। लोग कहते हैं भाजपा सोशल मीडिया तो जीतती रहती है लेकिन कांग्रेस सिर्फ इतिहास ही दोहराती रहती है कि हमने ये कर दिया, 70 साल में वो कर दिया, हमने वहां पे ये बना दिया। निश्चित रूप से देखो, 70 साल में सुई से लेके हवाई जहाज तक और कारखानों से लेके मिलों तक, भाजपा की सरकार में आपने देखा होगा इंदौर, उज्जैन जो अपन आसपास को समझते हैं, वहां की सारी मिलें बंद हो गई। नए कारखानों का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई नई रोजगार जैसी योजना नहीं बना पाई इतने सालों में भी। और उपरांत ये सुनने मिलता है कि नर्मदा जी के साथ अत्याचार हो गया,
सारी खोद डाली, सारे रेत उठा के ले गए, बेच दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये बहुत अंतर है कांग्रेस भाजपा में। तो निश्चित रूप से जो चल रहा है ना वो ठीक नहीं है, प्रदेश खोखला होते जा रहा है। तो राहुल गांधी जी के साथ खड़े रहना साहस है, संगठन या संगठन की मजबूरी है? नहीं, साहस वाले ही व्यक्ति टिकता है और साहसी है। उनका भी अपना स्वयं का एक विजन है। अगर उन्होंने इस देश में पदयात्रा करी 3600-3700 किलोमीटर की तो बगैर रुके करी, वो आम जनता से मिले। उनकी एक अपनी अलग सोच है। एक्चुअल मैंने क्या बोला कि उनको बदनाम करने के लिए करोड़ों करोड़ रुपए बीजेपी ने लगा दिए। अरे वही पैसा आप किसी शहर और गांव में लगाते तो उसकी सूरत बदल जाती। भाई वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। अम्बेडकर जयंती पे राहुल गांधी जी का बयान आता है पत्रकारों के खिलाफ, उसमें प्रोटेस्ट भी हुआ, उस पर आपको क्या विचार है? वो विचार मैंने सुना नहीं, इसलिए मुझे जानकारी नहीं। आज की कांग्रेस इंदिरा गांधी के डीएनए से दूर हो गई है 100%। उस समय की जो राजनीति हुआ करती थी, मान- वो अपने कम्युनिकेशन टाइम ब्रिज का एक गैप बताया इस कारण। मानता हूं मैं, वो विचार नहीं रहे, वो लोग नहीं रहे। भाई एक अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। इंदिरा जी के साथ जो टीम वर्क काम करती थी, वो टीम वर्क, वो एक्चुअल संगठन हो, वो नाम का संगठन नहीं। नाम का संगठन नहीं होता था। आज के जो लोग हैं, आज के जो लोग संगठन से जुड़े हो, कहीं अपनी महत्वाकांक्षाएं लेके वो हो जाए। लेकिन आपको व्यक्ति से बड़ी पार्टी और पार्टी से बड़ा देश, उस विचारधारा पे ही काम करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से फायदा होगा। और इंदिरा जी उसी विचारधारा की महिला थी, जो आयरन लेडी के नाम से देश नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, ऑल वर्ल्ड में अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन ने नाम दिया है। हाँ, अभी आपने सुना ही होगा ये इतने सारे बाहर के बीच में कि इंदिरा जी किस तरीके से तटस्थ रूप से खड़ी रही और उनने अमेरिका के राष्ट्रपति को क्या जवाब दिया और अन्य लोगों को क्या जवाब दिया। देश प्राथमिकता होती थी, देश प्राथमिकता होती थी। बड़ी चुनाव तक विचारधाराएं अलग होती थी। चुनाव होने के बाद अटल जी से भी बैठ के चर्चा करती थी, विपक्ष के नेताओं को बुलाती थी। आजकल विपक्ष के नेताओं को बुलाया जरूर जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री उस बैठक से बाहर होते हैं, आते ही नहीं है। तो उस बैठक का मैं कोई उचित और महत्व नहीं मानता, जिसमें मुखिया ही नहीं हो, डिसीजन पावर वाला ही व्यक्ति नहीं हो, तो उस मीटिंग का क्या औचित्य है? एक लूपहोल में आप ये मानते हैं कि जब कांग्रेस नेता कोई चुनाव हारने के बाद बड़े बड़े शब्दों से जनता को मनाने की कोशिश करते हैं? नहीं, आप हार गए, उस हार को स्वीकार करो और उसको ढूंढो कि आप हारे क्यों, तो आप निश्चित रूप से अगली बार सफल होगे। अदरवाइज बड़ी बड़ी बातें करोगे तो आप सब समझते हैं। आपके हिसाब से कांग्रेस में किस प्रकार के आइडियल नेताओं की ज्यादा जरूरत है, जो किस प्रकार से अपनी छवि को क्लीन कर सकते हैं? नहीं, हम तो हमारे अगर इतिहास में जाए तो पुराने नेताओं की छवि को ही उभार के और देखें कि ये इतने साल सांसद और इतने साल मंत्री और इतने साल विधायक क्यों रहे, उसमें कांग्रेस का बहुत भला हो जाएगा। शायद 93 के चुनाव में आप पहली बार पार्षद का चुनाव लड़े, जिसमें कुछ सभी कांग्रेस के कैंडिडेटों को किसी को भी कांग्रेस का सिंबल वो हम लोगों का एक दुर्भाग्य था कि उस समय कांग्रेस में फ्री फॉर ऑल हो गया, फ्री फॉर, है ना। वो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति मानो, और अब उस पर बोलना बहुत उचित भी नहीं मैं मानता। जो घटनाक्रम था वो हो गया, खत्म होना चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा भी मानना है कि इस शहर और जहां जहां फ्री फॉर ऑल हुआ, वहां भाजपा ने जो कदम अपने रखे और उसी कदम के माध्यम से आज भाजपा इंदौर जैसे शहर में स्थापित हो गई। अगर वो फ्री फॉर ऑल नहीं होता तो पहली बार फ्री फॉर ऑल में हमारा मेयर बना मधुकर वर्मा जी। अगर एक ही पार्टी के 10, 8, 7 लोग लड़ रहे हैं और वो बीजेपी का बुराई नहीं करते थे कैंडिडेट की, वो बुराई कांग्रेस के कैंडिडेट की करते थे कि ये ऐसा और ये ऐसा और ये ऐसा और ये ऐसा, तो निश्चित रूप से वो कांग्रेस धड़ों में बढ़ गई, एक तरह से फूट पड़ चुकी थी, फूट पड़ गई, दुश्मनियां हो गई, व्यक्तिगत दुश्मनियां हो गई। जो एक दूसरे का मान सम्मान करते थे वो मान सम्मान खत्म हो गया। और जो बीजेपी का स्थापित वोट बैंक था, जैसे कांग्रेस का 7 लोगों में बढ़ गया और बीजेपी का एक जगह रहा, तो बीजेपी का नेता चुनाव जीत गया। 2028 में आने वाले चुनाव में ऐसी क्या रणनीति हो सकती है जिसमें कांग्रेस अपने आप को वापस से उसी पायदान पे लाके खड़ा कर दी? देखो, इतने सारे मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हर खराब गलत
मुद्दों को आपको रोड पे लड़ाई लड़ना पड़ेगा। लेकिन अब दुर्भाग्य इस बात का हो गया कि अब व्यक्तिगत भावनाओं पे प्रहार होने लग गया। अगर किसी नेता ने भारतीय जनता पार्टी का कोई ज्वलंत मुद्दा उठा लिया तो निश्चित रूप से उसमें यह ढूंढने लगते हैं उनके संगठन के लोग और ये कि भाई इनका कुछ परिवार में सरकारी नौकरी में कौन है, इनका मकान अवैध तो नहीं है। व्यक्तिगत प्रहार राजनीति में जब से चालू हुआ तो निश्चित रूप से आदमी भी कमजोर हुआ, संगठन भी कमजोर हुआ। लेकिन ये सब लोकतंत्र और प्रजातंत्र की हत्या के रूप में हो रहा है। ये सब चीजें बंद होना चाहिए और इसमें जो ने भी इसकी शुरुआत करी, कांग्रेस हो या भाजपा हो, वो दोषी है, मेरा ऐसा स्वयं का मानना है। अंतिम सवाल एक और रखना चाहूंगा मैं कि इंदौर में जो दोहरी राजनीति हो रही है सिर्फ कांग्रेस की, इसको थोड़ा सा क्लीन करना चाहें तो शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं? जैसे ये राहुल गांधी का सृजन अभियान आया है ना, व्यक्तिगत तौर पर लोग, कई लोगों को गलत फहमियां और जोड़ रहे हैं कि यार ये यूथ कांग्रेस टाइप ही तो नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यूथ कांग्रेस का एक अलग नजरिया था राहुल जी का। लेकिन ये जो आप गुटबाजी और ये जो युवाओं को आगे लाने की बातें भी आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे, इस सृजन अभियान के माध्यम से वही उभर के आएगा 2028 में देख सकते हैं। हाँ, उसका कारण ये है कि छोटा कार्यकर्ता, सेक्टर का, मंडलम का, ब्लॉक अध्यक्ष, पूर्व विधायक, महापौर, मंत्री, संतरी जो जो रहे हैं, उन लोगों को जाके अपनी राय देना है कि फलाना व्यक्ति अच्छा है और फलाना व्यक्ति क्यों नेतृत्व करना चाहिए, जिससे कांग्रेस उभर के आए। जब इतने सारी राय में से अगर हम निकालते हैं कि आपको 50% राय मिल गई और मुझे 30% मिली, तो निश्चित रूप से आपको अगर 50% लोगों ने चुना तो आपकी कोई काबिलियत होगी और वही काबिल व्यक्ति को अगर संगठन की कमान दे दी जाती है तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा और 2028 के रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में होगा तो अपन उस समय मिलेंगे और फिर बात करेंगे कि मैंने इसी स्टूडियो में बोला था। अच्छा, कांग्रेस कुछ राजनीतिक सवाल के अलावा कुछ व्यक्तिगत सवाल अचानक मुझे याद आए हैं। आपने आज तक कभी कोई टीवी इंटरव्यू नहीं किया, इसका क्या रीजन है? एक्चुअल क्या है, देखो भाई, कोई अलग शहर से तो हम लोग आते नहीं है ना। हम किसी टॉक शो में जाते हैं तो वहाँ जैसे उमेश शर्मा जी नहीं रहे, मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ, वो मेरे साथ कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज में थे, वो मुझे बड़े भाई के रूप में ही सम्मान देते थे और हम भी उसी तरह उनको छोटा भाई जैसे ही मानते थे। तो वो पूछ लिया करते थे भाई कांग्रेस से कौन आएगा, तो उनने राय चौक से आ रहे हैं, तो उनने बोला मैं नहीं आऊँगा भाई। मैं भी यह सवाल करता था जब उस समय कई बार जाना होता था, तो उनने क्या उमेश शर्मा आ रहे हैं, गोविंद मालू जी नहीं रहे। गोविंद मालू जी हमारे बड़े भाई तुल्य थे। कांग्रेस भाजपा से अलग हटके एक सम्मान वाली बातें होती थी, दोस्ती की बातें होती थी, संबंधों की बातें, व्यक्तिगत बातें होती थी। तो निश्चित रूप से जब हम टॉक शो में जाते हैं और वो हमारी पार्टी की बुराई करते हैं तो हमें निश्चित रूप से कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ जाता है जो हमारे संबंधों को दूरियां बना देता है। इसलिए बहुत सोच समझ के निर्णय किया कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वक्ता हैं, लेकिन ये मेरे चरित्र को मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए सारे इंटरव्यूज को अपना अवॉइड करा। हाँ, अवॉइड मतलब वो हाथ जोड़ लिया कि भैया नमस्ते यार, और किसी को बुला। आपके बारे में रिसर्च करने में पता चला कि आपके लिए कोई भी नेता, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना गुट, ना दुश्मन, इस टाइप के कोई कॉन्सेप्ट आपके नहीं रहे। कोई व्यक्ति आपके लिए कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं बताता, कोई आपके लिए गलत नहीं बोलता और लोग आपको कांग्रेस का चाणक्य बोलते हैं। अरे नहीं, चाणक्य तो बहुत बड़े व्यक्ति थे भैया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि महत्वाकांक्षाएं, प्रतिस्पर्धाएं होना चाहिए, लेकिन उसका एक समय सीमा होना चाहिए, एक मंच होना चाहिए, है ना। ये सब भावनाओं से अलग हट के अगर आप काम करोगे, अब जैसे मैं आपको मील क्षेत्र का उदाहरण दूं, गिनती के वोट मिलते थे भाजपा को, है ना। उस बीच में रमेश मेंदोला जी उभर के आए, कैलाश जी उभर के आए, फ्री फायर हाल में उनके पार्षदों को मौका मिला, है ना। वो एक बार पार्षद रहे, दूसरी बात
कैलाश विजयवर्गीय खुद मेयर का चुनाव लड़े तो निश्चित रूप से 2 बार के पार्षद हो गए और उनकी जमीन मजबूत होते चली गई। तो ये सारी चीजें जो एक इफेक्ट डालती है कि आज समय उनका अच्छा, आज समय हमारा खराब है, हमारा कल अच्छा उनका खराब है। लेकिन इसमें व्यक्तिगत द्वेषता अगर आप पालने लग जाओगे तो निश्चित रूप से वो गलत परंपरा का निर्वाह होगा। और ये गलत परंपरा इस प्रदेश में चालू हो गई, ये बोलते हुए मेरे को बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं है। और इसको बंद होना चाहिए और इसको बंद अच्छे विचारों के नेता ही कर पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा लगा सर आपसे चर्चा करके। हम आपको हमारे स्टूडियो की सर्विस पार्क की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको